हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुज आश्रम। आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है ब्रिंग पुअर इंडियन इन अमृतकाल। इसमें हमने इंडिया को दो भागों में देखा है, फर्स्ट गरीब एंड सेकंड अमीर। तो आज हमारे साथ है इन हाउस फैकल्टी विकास सर, जो हमारे यहाँ PSIR के फैकल्टी हैं। तो हेलो सर। हेलो। तो आज हम सर से फर्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सर, जीडीपी में 2014 $2 ट्रिलियन इन 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड 2014 $4 ट्रिलियन इन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लाइक डेवलपमेंट तो हुए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। 2014 में से हम 2024 में देखें तो हमारी जीडीपी जो है लगभग दोगुना बढ़ गई। तो यस, ये बात तो ठीक है, डेवलपमेंट हुई है, पर क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट सबकी हुई है? ये तो थीम है कि डेवलपमेंट सबकी नहीं हुई है, डेवलपमेंट कुछ लोगों की हुई है। इसको अगर हम बाकी स्टैटिस्टिक्स से देखें, इनइक्वालिटीज की बात कर ली जाए, इनइक्वालिटी ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, रिसेंट में और भी रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्लियर कहती है कि 1% इंडियन के पास 40% वेल्थ है, 10% इंडियन के पास 65% वेल्थ है, और जो बॉटम का 50% है उसके पास मीगर 3% वेल्थ है। इसका मतलब इंडिया बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं है इंडिया नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है इंडिया। लेकिन इंडिया कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बाकी लोगों के लिए बढ़ ही नहीं रहा। ये है प्रॉब्लम, जो कोर है हमारी प्रॉब्लम का। इसलिए आपको दो इंडिया देखने को मिलते हैं, अमीर इंडिया, गरीब इंडिया। अमीर इंडिया और अमीर हो रहा है, गरीब इंडिया और गरीब हो रहा है। इसलिए जो हमें दो कॉन्ट्रास्ट पिक्चर दिख रही है। तो जीडीपी में मत जाइए, पहली बात मैं क्लियर समझा दूं। जीडीपी जो कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं, और जीडीपी एवरेज बताता है। जैसे मान लो हम दो लोग हैं, ठीक है, आपने 100 रुपए कमाया, मैंने 1 रुपए कमाया, तो हमारा एवरेज कितना बनेगा? मानो 99 मान लेते हैं, आपने 99 कमाया, मैंने 1 कमाया, तो एवरेज कितना बन गया? 100 का एवरेज कर लो, 250 रुपए। तो 50 रुपए हम दोनों ने नहीं कमाए, आप तो 99 कमा चुके थे और मैं 1 रुपए कमाया था। तो जीडीपी से अगर आप देश की प्रोस्पेरिटी देख रहे हो तो ये बहुत ही घटिया फिगर है। जीडीपी से अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ, कि एक साल में प्रोडक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इससे आप प्रोस्पेरिटी नहीं देख सकते। यही मेन आर्गुमेंट बहुत स्कॉलर्स का है, चाहे अमर्त्य सेन रहे हो, चाहे आपके जोसेफ स्टिग्लिट्ज रहे हो, सबका मेन आर्गुमेंट ये है जीडीपी सबसे घटिया फिगर होता है पता लगाने का कि देश बढ़ रहा है नहीं। तो जो कुछ राइट विंग लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि देखो मोदी जी के अमृतकाल में 2 गुना जीडीपी हो गई, बिल्कुल हो गई, लेकिन क्या 2 गुना सबकी वेल्थ बढ़ी है? नहीं, कुछ लोगों की बढ़ी है। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो सर, जो अमीर बन रहे हैं उनके लिए वेरी गुड, वो अमीर बन रहे हैं, पर जो गरीब है उन्हें, मतलब उनके लिए क्या करना चाहिए? लाइक उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? इसमें देखो सरकार का रोल है करने को। तो गरीब क्या करेगा? उसे नौकरी दो, और क्या करेगा वो? उसे नौकरी तो सुविधाएं दो। इसमें कुछ हद तक आप जो मॉडल है केजरीवाल का, उसे आप प्रेस कर सकते हैं कुछ हद तक। क्योंकि देखिए फर्क समझिए, अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दे रहे हैं तो किसी का, मान लेते हैं गरीब रिक्शा वाला है, 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमा रहा है, एग्जाम्पल में ले रहा यस हूँ, पर डे 100 रुपए कमा रहा है। तो उस केस में अगर उस 100 रुपए का एक बड़ा हिस्सा सरकार लेके बैठ जाएगी तो वो और गरीब हो जाता है। इसे बोलते हैं हम सेविंग्स। बेसिकली जो आरबीआई की रिपोर्ट हाईलाइट करती है, सेविंग्स भारत में 47 साल के अपने निचले स्तर पे, आरबीआई की खुद की रिपोर्ट है। और हाउसों के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, इंडिया में जो गोदी मीडिया बेसिक एक रोसी पिक्चर दिखाएगा, पर सच्चाई ये नहीं है। इंडिया में बहुत बड़ा सेक्शन आज भी गरीब है, और वो गरीब इसलिए है कि उसमें ना ही नौकरी है, ना ही सुविधाएं हैं, ऊपर से टैक्सेस के नाम पर से वसूला जाता है। जो मैंने ऑक्सफैम का बताया आपको, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक जो 50% गरीब है, भारत की 50% आबादी, इसमें 3% वेल्थ है, वो 65% जीएसटी देता है। जबकि जो अमीर है वो मुश्किल से 3% जीएसटी देता है। तो गरीब तब अमीर होगा जब पहले नंबर उस पर फोकस किया जाए, और गोदी मीडिया इस पर फोकस करती नहीं। सुबह शाम उनसे वही करवा लो, हिंदू मुसलमान करवा लो, या फिर वो जीडीपी के गाने गाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट ये है। ओके सर के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सर, पर कैपिटा इनकम 72 के से 92 के अकॉर्डिंग हुई है। तो आपको नहीं लगता कि ये अमृतकाल में लाइक डेवलपमेंट हुआ है, तो फिर भी ये खान गैंग क्यों चीखते रहते हैं? देखो, पहला नंबर पे खान गैंग क्या होता है? देखिए बेसिकली खान गैंग राइट विंग के लोग कहते हैं कि जो बीजेपी के जो लोग, पर्टिकुलरली आरएसएस वगैरह, ये जो कांग्रेस हो गई उसके सपोर्टर्स हो गए, ये बेसिकली खान गैंग, लुटियंस गैंग, टुकड़े गैंग, ये सारी टर्म्स कॉइन की गई हैं। ठीक है, चलिए खान गैंग आप बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, से बदलाव, सच्चाई नहीं बदलती। क्वेश्चन पूछना अधिकार होता है। वही बात जो मैंने पहले प्रश्न में रिपीट की थी वो दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। पर कैपिटल इनकम जैसे आपने बताया 72,000 के आसपास, शायद 98,000 के आसपास हो गई है। ये खुद पीआईबी का डेटा है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकारी संस्था, उसका डेटा है। बिल्कुल बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, लेकिन फिर वही सवाल, क्या सबकी बड़ी है?
नहीं भाई, सबकी नहीं बढ़ी। यही पॉइंट तो मैं पहले पॉइंट से समझा रहा हूँ कि इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है भारत में। तो इससे एवरेज लगता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपकी 99 रुपीज सैलरी बढ़ी, मेरी 1 रुपए बढ़ी। अगर मैं एवरेज बनाऊंगा तो हमारी सैलरी एवरेज कितनी बढ़ गई, 50 रुपए। और मुझे तो 50 नहीं मिला, मुझे 1 रुपए मिला, आपको 99 रुपए मिला। ये प्रॉब्लम है। पर कैप देखिए, जीडीपी हो चाहे पर कैपिटा इनकम हो, ये बहुत खराब फिगर्स होते हैं। इससे आप ओवरऑल डेवलपमेंट गॉज कर सकते हैं, लेकिन आप इससे ये बोले कि सबका पता लगता है, कभी नहीं। अगर कुछ लोग सब कुछ बना दें, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं अंबानी अडानी पूरे देश में सब कुछ बनाए, और बाकी पूरा देश सिर्फ इन दो लोगों को छोड़ के बाकी पूरा देश पूरे साल कोई काम ना करे, तब भी भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी, तब भी भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। तो क्या इससे बाकी लोगों को फायदा मिला? पॉइंट सिंपल सा है, पर कैपिटा इनकम जीडीपी एक बहुत घटिया फिगर है। अगर आपको वाकई में पता लगाना है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि जो बॉटम 50 है उसकी जीडीपी कितनी बड़ी, उसकी पर कैपिटा इनकम आप कैलकुलेट करो, तब तो कुछ बात भी बने। तो ये फिगर ठीक है, आप बोल सकते हैं, पर ऐसा आई डोंट सी इट्स अ गुड फिगर। फिगर अच्छा तभी होगा जब बाकी लोगों की बात की जाए। बात ये। ओके, थैंक यू सो। तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मतलब कि मोदी जी के कार्यकाल में हमारे मतलब कुछ भी नहीं हुआ है? ये तो नहीं बोला मैंने वैसे, ठीक है। जो सच है वो सच है, बिल्कुल। जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, बेशक राइट विंग पार्टीज पर्टिकुलर बीजेपी आरएसएस इसका इस्तेमाल करें या गोदी मीडिया डाइवर्जन करने के लिए, पर सच्चाई ये नहीं है। इंडिया में अभी भी बहुत बड़े अमाउंट में बेरोजगारी वगैरह है, तो उसकी बात हो रही थी। जहां तक बात है मोदी जी के कार्यकाल में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, नहीं, ऐसी बात गलत, बिल्कुल गलत होगा ऐसा बोलना। मैं बहुत से प्रोजेक्ट का फैन हूँ मोदी सरकार के, पर्टिकुलरली जो मुझे बहुत पसंद है वो है स्वच्छ भारत। देखिए, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो मैं बच्चों को पढ़ाता भी रहता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो दो है। एक है मेल न्यूट्रिशन बच्चों में, और एक है मदर में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिससे दो फैक्टर होते हैं। एक होता है एमएमआर, मदर मोर्टेलिटी रेट, मतलब बर्थ देते वक्त जो मदर की डेथ होती है। एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चों की डेथ होती है। दो रेट होते हैं हमारे पास। सबसे बड़ा कारण जो बच्चों की मृत्यु का होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एंट्रोपैथी, एक टर्म है। जब बच्चा बार बार बीमार पड़ता है ना, तो उसका इंटेस्टाइन जो होता है वो न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, उसे ट्रॉपिकल एंट्रोपैथी बोलते हैं, सिंपल भाषा में इसे बोलेंगे। और मदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आयोडीन, विटामिन, आयरन की। और दूसरी, इंडिया में जो मदर्स हैं वो अपनी प्रेगनेंसी को स्टार्ट करती हैं, या तो उनका वेट बहुत कम होता है उससे स्टार्ट करती है, या फिर वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट गेन नहीं करती, जैसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। इसके कारण क्या होता है कि भारत में मदर मोर्टेलिटी ज्यादा है। अब यहां आता है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत ने क्या करा है? कमियां है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम परफेक्ट हो नहीं सकता, इतना बड़ा देश है, इतना विविधता है हमारे पास। और फिर भी मैं कहूंगा स्वच्छ भारत मतलब बेस्ट ऑफ द प्रोग्राम अगर मोदी सरकार का है, जो मोदी का पता नहीं क्यों नहीं बात करते, ये सबसे बढ़िया है। एक सैनिटरी लैट्रिन बनाई गई है, उसमें कुछ कमियां हैं, आई एग्री, पर फिर भी उसमें बनाया गया है। लोग ओडीएफ विलेज, इसे बोलते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, ओडीएफ विलेज भारत में बढ़ रहे हैं। मतलब लोग अब खुले में शौच नहीं करते। इससे फायदा क्या होता है? जो वो मक्खी उस खुले की शौच में नहीं बैठेगी, और वही मक्खी आपके खाने पे जाके नहीं बैठेगी, और जिससे बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा था, और बार बार बीमारी से क्या हो रहा था? वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना बंद करता है। तो स्वच्छ भारत बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दूसरा सबसे बढ़िया प्रोग्राम मोदी सरकार का मैं बात करूं, जिसमें आपको नितिन गडकरी को भी श्रेय देना पड़ेगा, जो हमारे हाईवे मिनिस्टर है। रोड डेवलपमेंट कितनी बढ़िया हुई है। आज आप कहीं भी चल, एक जमाना हुआ करता था, मुझे याद है, शशि थरूर जो बीजेपी में है, आई थिंक सॉरी कांग्रेस में है, वो कोई इंटरव्यू दे रहे थे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे उन्होंने मजाक में बोला कि चाइना में जिसे आप हाईवे बोलते हैं, भारत में वो 1 लेन का रोड होता है। मतलब वो कह रहा कि भारत का 1 लेन का रोड हम हाईवे बुलाते हैं उसे। और अभी भी कुछ ऐसे स्टेट हाईवे बचे हैं और नेशनल हाईवे बचे हैं जहाँ पे 1 लेन होती है, जनरली 2 लेन शादी कर दी गई है। तो आज आप जाइए, आपको कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, लेके पोरबंदर से लेके आप नामचा और कहीं भी चले जाओ, आपको अच्छा रोड मिलेगा, गुड रोड मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट है, उसमें बहुत कमियां हैं। जिस तरीके से रोड के नाम पे लैंड छीने गए हैं लोगों के, कॉरिडोर के नाम पे अयोध्या में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? लोगों से लैंड लिया गया, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। भाई, कब तक मंदिर के नाम पे आप लोगों से वोट मांगोगे? लोगों ने कहा ठीक है मंदिर बनाया, हमारी श्रद्धा का पॉइंट था, हमें अच्छा लगा, लेकिन भाई जो तुमने मेरी जमीन ली उसका कुछ तो दे दो, पहले पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आप मेरा अच्छा घर ले रहे हो और दूर पे दे रहे हो। तीसरा पॉइंट, यार मेरा घर से सेंटीमेंट होता है, पिताजी पैदा हुए, दादाजी पैदा हुए, बचपन वहां बीता है, तो थोड़ा सेंटीमेंटल भी होता है। कमियां हैं इन दो प्रोग्राम में, पर उसके बावजूद मैं कहूँगा बिल्कुल काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। स्वच्छ भारत बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा मोदी सरकार का, और हाईवे डेवलपमेंट में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दो अच्छे काम किए तो इसका मतलब मैं बेरोजगार जो युवा घूम रहा है हमारा सड़क पे उसकी मैं बात ना करूं। भारत में बेरोजगार युवा में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा,
आप कोई भी रिपोर्ट उठा लो, युवा में सुसाइड रेट बढ़ा है और युवा में, एग्जाम्पल ले लो, यूपी में वैकेंसी निकली, अभी कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आरओ में वैकेंसी निकली, 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भर रहा है। आप एक प्यून की वैकेंसी निकाल दो, उस प्यून की वैकेंसी में लाखों फॉर्म आते हैं, पीएचडी होल्डर। क्यों? जॉब ही नहीं है। जॉब नहीं है तो बंदा करेगा क्या? और इसमें एक और चीज आप समझिएगा, आज का युवा हमारी शक्ति है। भारत का 50% जो युवा है वो 27-29 साल से नीचे का है, 50-29 साल से नीचे का है, और 65% भारत की आबादी 35 से नीचे की है। इसका मतलब भारत बहुत ही यंग देश है, लेकिन ये युवा बेरोजगार है, नाकारा घूम रहा है। इससे नुकसान क्या होगा? अभी नहीं होगा, देखो अभी युवा है, एनर्जी, आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतेगी, आप बूढ़े होंगे, आप पे नौकरी नहीं है, तो आप सेव नहीं कर पाओगे, सेविंग्स नहीं होंगी, तो जब आप बूढ़े होगे ना और सेविंग्स नहीं होगी तो इलाज कहाँ करवाओगे? अपने बच्चों को क्या दोगे? आज की जो बेरोजगार युवा है, समझो ये टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर आपने इसे रोजगार नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी, जो भारत में सब बहुत बुरी हालत में है, रिपोर्ट में मत जाना। जैसे एक रिपोर्ट आती है बेरोजगारी पे, पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके मुताबिक भारत में बेरोजगारी आधी हो गई है, 6.1 से लेके आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग हो गई है। पर वो सच्चाई छुपाता है। जब मैं रोजगार कहता हूं तो मैं कैसा रोजगार कह रहा हूं? मैं एक अच्छा रोजगार कह रहा हूं। जैसे अगर मैं पैराफ्रेज करूं, सुधीर चौधरी एक पत्रकार है जो वास्तव में है, उन्होंने एक बार एक सवाल पूछा था, वैसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती लोगों की, पर पूछ लिया उन्होंने मोदी जी से कि आपके कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके घर ऑफिस के बाहर कोई पकोड़ा बना रहा है तो क्या आप उसे रोजगार नहीं बोलोगे? अगर किसी की रीढ़ की हड्डी होती ना, वो पता क्या बोलता? बिल्कुल सर, मैं रोजगार बोलूंगा। पर क्या वो एक डिजायरेबल रोजगार है? डिजायरेबल का मतलब होता है क्या आप एक दिन नहीं आ सकते? क्या वो रिक्शे वाला, क्या वो ठेले वाला इतना सेव कर पाएगा कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके? क्या वो इतना सेव कर पाएगा कि वो अच्छा स्वास्थ्य दे सके? क्या वो उस पर इतनी सेविंग्स है या उतना पैसा वो कमाता है कि वो एक हफ्ते की छुट्टी भी मार सके? जो आप नौकरी वाले छुट्टी मार के टूर पे निकल जाते, क्या वो एक सब कर सकता है? अगर इनका आंसर है नहीं, तो वो रोजगार है, बिल्कुल अच्छा रोजगार है, लेकिन क्या वो डिजायरेबल है? नहीं है। इन चीजों पे फोकस करना। मेरा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ 2 अचीवमेंट दिखा के बाकी चीजों को नहीं हाइड कर सकते। इंडिया की कंडीशन बुरी है, लोग गरीब है इस अमृत काल में, बहुत ज्यादा गरीब है। अब वो बात अलग है, मीडिया बात नहीं करता तो अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर, जैसे कि आपने बोला कि बेरोजगारी जैसे बहुत ज्यादा है अभी, तो इसके लिए क्या मोदी जी जिम्मेदार हैं? ठीक बात है, देखो सीधी सी बात है, आप प्रधानमंत्री हो तो अगर आपको श्रेय मिलेगा तो आपको गालियां भी मिलेंगी। ये नहीं बोल सकते आप कि भाई एक काम करो, अच्छी बातें मेरे बारे में बोल देना, बुरी बातें मत बोलना, क्रेडिट मिलेगा। हाँ, आपको अब मेन चीज बात है, क्या मोदी जी ही जिम्मेदार है? नहीं। हम कई बार पढ़ाते भी हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है भारत में, सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। पर पॉइंट ये कि आप प्रधानमंत्री हो तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन प्रॉब्लम के लिए कुछ करो। वो भी तो नहीं हो रहा। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, भारत में जो ज्यादातर बेरोजगारी है, वो एक टर्म हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में नौकरियां हैं, पर आप इस काबिल नहीं कि आपको नौकरी दी जाए। आप अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे कि आपको क्या लगता है भारत में बेरोजगारी क्यों, तो सबसे बड़ा जवाब उनका यही होता है कि यार भारत का युवा कचरा है, यस सर। हम उन्हें नौकरी क्यों दे दे? आप डिग्री लेके आए हो लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, तो मैं आपको नौकरी इसलिए थोड़ा दूंगा कि आपके पास बीटेक की डिग्री है। मुझे सीधी सी बात समझिए, आप भी अगर किसी प्लम्बर को अपने घर पे बुलाएंगे तो आप ये उसका सर्टिफिकेट देख के प्लम्बर नहीं बुलाते, आप ये देखते हैं कि कौन सा प्लम्बर मेरा पाइप ठीक करेगा। तो पॉइंट ये है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। ये प्रॉब्लम है, लेकिन पॉइंट इसे कर क्या रही है सरकार? फोकस ही नहीं है। एजुकेशन, भारत में 10 साल हो गए सरकार को, मुझे याद नहीं आता एजुकेशन में कोई अच्छा काम हुआ होगा। आप एजुकेशन पे काम करो, अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो आपको स्किल्स मिलेगा, और जो युवा स्किल्स के साथ डिग्री करके निकलेगा उसे नौकरी भी मिलेगी। हमेशा याद रखिए, स्किल्स ही नौकरी दिलाता है, डिग्री का सर्टिफिकेट नौकरी नहीं दिलाता है, और वो भी नौकरी में अच्छी नौकरी की मैं बात करता हूँ। और भी रीजन है इसमें, मोदी सरकार को हटा के और भी रीजन। एक तो मैंने बता दिया, हमारी एजुकेशन प्रणाली बहुत ही खराब है। रटो रटो एग्जाम दो, क्लियर कर लो, ना स्किल्स है ना कुछ है। उसके अलावा और भी एक थोड़ा सोशल रीजन भी है। देखिए, जनरेशन गैप आ गया है। यस सर। प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो जनरेशन है युवा है, ठीक है, हम सब 35 से नीचे ही होंगे, हम युवा हैं, हमारी जनरेशन नहीं है। हमारा जो सोचने का देखने का नजरिया और हमारे पेरेंट्स का सोचने का देखने का नजरिया अलग है। यस सर।
मुझे पूरा यकीन है हमारे जितने पेरेंट्स हैं वो सारे 1991 से पहले की पैदा हुए होंगे। 1991 से पहले भारत में पिन से लेके प्लेन तक सरकार बनाती थी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी। Yes. इंदिरा गांधी ने जाकर नेशनलाइजेशन किया था। तो भारत में सरकारी जॉब इतनी हुआ करती थी, मैं आपको लिटरली, अगर अपने पेरेंट्स से आप बात करेंगे, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पापा बताते हैं कि एनडीएमसी में काम किया उन्होंने, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, उसमें जेई की वैकेंसी निकली, वो पहुंचे, वो इकलौते व्यक्ति थे इंटरव्यू देने जो आए थे, तो अब तो मिलेगी तुम्हें। पहले बात ये थी कि इतनी नौकरियां हुआ करती थी क्योंकि हर जगह सरकार थी, हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, तो अगर आपका मन है नौकरी लेने का, वो भी सरकारी, तो आपको मिल जाती थी। और पहले लोग इतना सरकारी नौकरी को प्रेफर नहीं करते, इकोनॉमी का रूल है, जो चीज कम मात्रा में होती है उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल लो, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उसमें एक लड़की है, 59 लड़के हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके भाव बढ़ने देते हैं। इसको उल्टा कर दो, एक लड़का है, 59 लड़कियां हैं, तो उस लड़की के भाव बढ़ने देते हैं। जो चीज कम मात्रा में होती है उसका भाव बढ़ता ही बढ़ता है, सीधी सी लॉजिक है। तो सरकारी नौकरियां 1991 के बाद से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। मोदी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को अपने पीक पे ले गई है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, नौकरियां कम हो रही है। कौन सी? सरकारी नौकरियां कम हो रही है। लेकिन हमारी जो माँ बाप की जनरेशन है वो सरकारी नौकरी वाली है। वो एक फ्रेज है, हमारे अंकल भी मारते हैं, वो हम ऐसी मजाक में उन्होंने बोला कि बेटा बात ऐसी है कि सब्जी और तरकारी और नौकरी और सरकारी, तभी मजा आता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन है आज भी वो सरकारी नौकरियों के जाल में फंसी हुई है। और इसमें पता है, ये मान लो खिचड़ी है तो इसमें मसाला किसने डाला है? इंस्टाग्राम वगैरह ने। सोशल मीडिया में क्लिप देखी होगी ना, एक बुरा सा बेकार सा लड़का है और एक बिल्कुल प्यारी सी उसकी बीवी शादी कर रहे होते हैं वो, और उसमें क्या फ्रेज होता है, सरकारी नौकरी के फायदे। अरे यार ऐसा कहीं नहीं होता, कोई अंधा नहीं है कि ऐसी शादी कर लेगा, पर फिर भी जो युवा देख रहा है इंस्टाग्राम में, उसको तो ये लगेगा ना कि हाँ भाई इसमें सरकारी नौकरी थी इसलिए सीधी प्यारी लड़की मिल गई। ऐसा नहीं होता, बहुत चीजें देखी जाती है, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, बहुत चीजें देखी जाती है। पर सोशल मीडिया ने एक ऐसा ऑरा बनाया सरकारी नौकरी का कि अगर सरकारी नौकरी में हो तो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसीलिए देखिए सिविल सर्विसेज की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करवाते हैं, जब 2014 से पहले इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 लाख एप्लीकेशन आती थी, आज 15 लाख से ज्यादा आती है सिविल सर्विस में। क्यों? क्योंकि एक तो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी युवा क्या कहता है, पढ़ लेता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जो ऑरा बनाया ना सरकारी नौकरियों का, बहुत बढ़ गया है। तो ये दो बड़े फैक्टर है, तो हमारे पेरेंट्स भी इसमें फैक्टर है, जो चाहते हैं कि बच्चा हो तो सरकारी नौकरी में हो, वरना बेरोजगार पड़ा रहा है, खासकर यूपी बिहार के लिए। यस इट्स ट्रू। ठीक है। दूसरा हमारा ये जो इंस्टाग्राम वगैरह ने, सोशल मीडिया ने जो ये ऑरा बना दिया सरकारी नौकरी का, जो बाय द वे पूरी तरह से सत्य नहीं है, कुछ सच्चाई होगी पर पूरी तरह से सत्य नहीं है। और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, स्किल। तो ये फैक्टर भी है जिसके कारण बेरोजगारी, सिर्फ मोदी को ब्लेम करना नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप प्रधानमंत्री हो, आपकी जिम्मेदारी है ना देश को संभालना। तो आपको ब्लेम नहीं करूंगा तो क्या मैं पड़ोसी को ब्लेम करूं? तो क्या मैं मोहम्मद यूनुस जो भी है बांग्लादेश का, यूसुफ का, उनको ब्लेम करूं? उनसे मुझे क्या लेना देना? पाकिस्तान में मरे जिए मैं क्या मतलब मुझे इन सबसे? मुझे तो भारत से मतलब है, और आप प्रधानमंत्री हो तो आप ब्लेम लोगे, सीधी सी बात है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी सब चीजों में हमारी जो भारत के युवा हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, तो क्या इस डिबेट में वो लोग छुप जाते हैं? अब ये एक अलग एंगल आ जाता है, युवा सही है लेकिन एंगल थोड़ा सा अलग है। हमने गवर्नमेंट जॉब का एंगल देखा। देखिए इसमें सीन क्या है, ये एक प्रैक्टिस थी रोम में, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। रोमन एम्परर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ प्रॉपर। तो रोम में एक प्रैक्टिस आई, रोम में एक राजा बने, तो उनके जो सलाहकार थे वो उनके पास आए, कह रहे कि सर ऐसा है, बहुत बेरोजगारी है, गरीबी है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करो यार, ग्लैडिएटर का शो चला दो। सबने देखा होगा ना, रोम में होता था ग्लैडिएटर, एक दूसरे को जब तक मार नहीं डालते थे। उसने बोला तमाशा दो लोगों को और लोग खाना भूल जाएंगे, और ये बहुत अच्छा काम कर, इसे बोलते हैं डाइवर्जन टैक्टिक्स बेसिकली। तो जो आप कह रहे हैं ना कि युवा की बात नहीं होती, युवा की बात इसलिए नहीं होती कि डाइवर्जन बहुत बढ़िया है। हमारा मीडिया क्या करता है एक्चुअली, देखो अगर मैं आपके बेरोजगारी की बात करूंगा तो सरकार पे प्रेशर बनेगा, सरकार आपको रोजगार देने पर मजबूर होगी। मैं आपको आज गारंटी देता हूं, 2024 के इलेक्शन तो अब हो गए, अगले जब लोकसभा इलेक्शन है, अगर देश का सारा मीडिया सिर्फ 1 साल, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 1 साल इलेक्शन ईयर में, जो जब इलेक्शन आएंगे अगले लोकसभा के इलेक्शन ईयर में, सिर्फ 1 साल सुबह शाम सिर्फ बेरोजगार युवा की बात करें, मोदी जी घर घर जाके नौकरी देके आएंगे लोगों को। मजबूरी बन जाएगी ना, क्योंकि वेग बनेगा उनके खिलाफ। ये प्रॉब्लम है। और इसका इसका रीजन ये है कि जो हमारा मीडिया है ना, वो कुछ परिवारों के हाथ में है।
अब कौन परिवार है मैं नाम लूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट्री सर्च करना, अल जजीरा एक चैनल है, कतर गवर्नमेंट का है, वो भी कोई अनबायस्ड चैनल नहीं है, पर उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो सही है। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है भारतीय मीडिया पे, तो उसे जरूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये जो सारे चैनल है 2-3 परिवारों के हाथ में है, और वो 2-3 परिवार किसके फेवर में काम करते हैं। तो पॉइंट ये है कि बेरोजगारी है, सब कुछ है, सबको दिखता है, लेकिन मीडिया ये सवाल उठाता नहीं है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैंने आपकी मंथली सैलरी मैं दे रहा हूं, जिससे आप अपने घर का रेंट दे रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके मेरे खिलाफ बोल जाओ, और आपकी ये भी हिम्मत नहीं होगी कि जिसको मैं पसंद करता हूं आप उसके खिलाफ बोल जाओ, क्योंकि मैं आपका घर पाल रहा हूं। बेसिकली लॉजिक ये है। तो हमारे देश का मीडिया कुछ परिवारों के हाथ में है, वो परिवार उनकी रोजी रोटी चलाते हैं, और वही परिवार इस सरकार के बहुत नजदीक है। तो इस मीडिया की औकात नहीं है कि वो युवा की बात करे। कुछ लोग कभी कभार बात कर लेते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अब देखो, अगर मैं आपकी बात नहीं करूंगा तो फिर इसका मतलब ये थोड़ा कि भूख नहीं लगेगी। रोटी नहीं है तो भूख तो लगेगी। यस सर। तो मैं क्या करूं? तो वही रोम वाली प्रैक्टिस, मैं आपका ध्यान भटकाऊंगा। कैसे भटकाऊंगा? सुबह शाम मैं हिंदू मुसलमान करूंगा। सुबह शाम आप इमेजिन करो, अगर आप बोलोगे ना कि भारत में रोटी महंगी हो गई है, तो मीडिया में पता है क्या चलता है, देखो पाकिस्तान में रोटी से भी ज्यादा महंगी है। अरे मैं क्या करूंगा, पाकिस्तान में रोटी महंगी है ऐसे, मेरे जाने वहां पे 2 गुना हो जाए। पॉइंट ये है, भारत के युवा की अगर आपको आज बात नहीं करोगे, मैं आज बोल रहा हूँ, अगर आप भारत के युवा की आज बात नहीं करोगे, एक समय आएगा ये युवा बड़ा परेशान हो जाएगा। अभी तो यंग है, बॉडी एनर्जेटिक है, धरने में चले जाते हैं, प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं, लेकिन तभी तो ये बात प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम बहुत बुरा हॉन्ट करेगी। और इसलिए इसमें आपको अभी भी बोल देता हूँ, इस देश में अगर इस देश का मीडिया सुधर जाए और वो रोटी कपड़ा मकान की बात करने लग जाए, अगले दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम हमारा मीडिया बात नहीं करता। और क्यों बात नहीं करता मैंने आपको बता ही दिया है, रोमन प्रैक्टिस है। बात ना करो, डाइवर्जन करो, हिंदू मुसलमान करो, इंडिया पाकिस्तान करो, युवा इससे थोड़ा बिजी रहेगा। राम मंदिर की बात कर दो कभी कभार तड़का लगाने के लिए, और ज्यादा हो तो ज्यादा हो तो वक्फ बोर्ड की बात कर दो, देखो वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीन हथिया ली। ठीक है, वक्फ बोर्ड की बात अपनी तरफ है, लेकिन जो जमीन नहीं हथियाई उसमें तुमने क्या कर दिया? जो हथियाली वो अलग डिबेट है, लेकिन जो नहीं हथिया उसका भी कुछ कर दो। और बेरोजगारी क्या केवल मुसलमानों में, युवा हिंदुओं का फर्क नहीं डालती? क्या हिंदू गरीब एक सरकारी अस्पताल में जब हिंदू गरीब जाके मर रहा है, क्या उसे फर्क नहीं डालती? मुद्दों पे बात नहीं करनी, ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है, सीधी सी बात है। ओके। ओके सर। सो इसी पर मुझे एक और मतलब मुद्दा याद आ रहा है, अडानी वाला। सो इसमें जो उन पे अडानी पे जो हमला होता है, जॉर्ज सोरोस, तो आपको नहीं लगता कि इस पे कुछ भारत पे बात होती है? मतलब देखिए, ये है थोड़ा राइट विंग वाले कहते हैं, लाइक भारत को लगता है टारगेट किया जा रहा है समझ इस गया चीज मैं, पे। आपका सवाल समझ रहा हूँ मैं। बेसिकली ये जब से मुद्दा उठा है, अमेरिका में अडानी को इंडाइक्ट किया गया कि उसने घूस खिलाई सरकारी अधिकारियों को, भारत के सरकारी अधिकारियों को। अब देखिए, इंडाइटमेंट पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि अडानी को गिल्टी कर दिया गया। इंडाइटमेंट अगर मैं एग्जांपल में समझाना चाहूँ, जैसे भारत में चार्जशीट बोलते हैं। भारत में क्या होता है, पुलिस चार्जेस बनाती है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करके चार्जेस को फ्रेम करवाती है। तो ये चार्ज फ्रेम हुए हैं, मतलब प्राइमा फेसा अमेरिका में जो एजेंसीज है उनको लगता है कि अडानी ने काम किया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, जॉर्ज सोरोस वाली आपने बात करी, ये एक नया नाम है और राइट विंग को काफी पसंद है इस नाम के बारे में। देखो मैं कहता हूँ, जैसे एग्जांपल मान लो आपकी किसी से दुश्मनी है, बहुत बुरी दुश्मनी है, वो तो आपको बुरा करना ही चाहेगा। ऑफ कोर्स। ठीक है, अब मान लो आपने कोई गड़बड़ कर दी, उसने वो बात वो उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा, लेकिन सवाल ये थोड़ा ना आपने गड़बड़ नहीं करी। मैं कहता हूँ एक बार को मान लेते हैं कि जॉर्ज सोरोस का एजेंडा है, लेकिन क्या जॉर्ज सोरोस का एजेंडा बोलने से ये बात छुप जाएगी कि अडानी ने घूस दी? दोनों चीजों को अलग करके देखिए। मैं मान के चल रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस का एजेंडा है, जैसा राइट विंग कह रहा है, उसके बावजूद मेन पॉइंट ये है क्या घूस दी गई या नहीं दी गई। अगर दी गई, चाहे जॉर्ज सोरोस बोले चाहे उसके पापा बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। घूस दी गई तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अडानी भारत नहीं है, दोनों को अलग करके देखिए। क्या टाटा नहीं है हमारे पास? यस। अडानी की बात कर रहे हैं, टाटा तो उससे बड़ा वेंचर है। टाटा पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड कंपनी है। टाटा भी बड़ा है, अंबानी भी जो है, अंबानी जी के नाम पे रिपोर्ट क्यों नहीं आ जाती, सिर्फ अडानी का ही नाम क्यों आ रहा है भाई? अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये टाटा पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि अडानी अकेला है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई अडानी ही भारत है। अडानी जैसे हजारों आए हैं और हजारों आएंगे। कभी एक जमाने में टाटा बिरला हुआ करते थे, फिर अडानी अंबानी आए, कल गुप्ता शुक्ला भी होंगे, कोई ना कोई होगा अमीर। तो अडानी है, चले जाएंगे, इनके बाद कोई और आ जाएगा। तो अडानी इंडिया नहीं है,
पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे कोई भी कंस्पिरेसी है, पॉइंट ये है क्या घूस दी गई या नहीं दी गई। अगर दी गई तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, चाहे उसमें जो भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस के इन्वॉल्व, क्योंकि जो सरकारें जिनका नाम लिया जा रहा है वो सारी अपोजिशन गवर्नमेंट है, तो उन पर इन्वेस्टिगेट करो ना। पॉइंट ये है कि आप तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे। आप करो यार, उन्होंने इंडाइट कर दिया, यहाँ पे आप एक इन्वेस्टिगेशन, ईडी सीबीआई, जो पालतू कुत्ते हैं केंद्र सरकार के, ठीक है, तो उन पालतू कुत्तों को छोड़ो उनके पीछे। आप हर वक्त उन्हें छोड़ते रहते हो, इधर से उधर भागते रहते हैं, इनके पीछे भी लगा दो थोड़ा सा। और मैं नहीं कह रहा लगा दो का मतलब कि उसका हॉन्टिंग करो, इन दोनों एजेंसी से बोलो आप इन्वेस्टिगेट करो, अगर सबूत मिलता है तो उस पर केस बनाओ, नहीं मिलता है तो आप पे काउंटर आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, ये देखो हमने इन्वेस्टिगेट करा, अडानी पे कुछ केस नहीं मिला, तो आप फिर, और यूएस में जो होता है, उस समय क्या मतलब है। पॉइंट ये है कि अगर उसने घूस खिलाई है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो जो उसमें इन्वॉल्व हो, सरकारी अधिकारी भी जो अपोजिशन गवर्नमेंट्स के हैं, और यहाँ तक कि अपोजिशन गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर भी जो इसमें इन्वॉल्व है, सबको सजा होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है। और हम एक अलग देख रहे हैं, जॉर्ज सोरोस की माला गाया जा रहा है, इससे बदलने वाला कुछ नहीं है। और फिर मैं बोलूंगा, अडानी के बारे में बोलना भारत के बारे में बोलना नहीं है। भारत अलग है, भारत आप और मैं है, हम सब है भारत, सिर्फ अडानी भारत नहीं है, ठीक है। बाकी तो पॉलिटिक्स आप क्या ही बोले, ठीक है। तो आफ्टर दिस ऑल सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, तो हम भारत को कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, अब डेवलप करने पे तो बहुत लोगों ने बहुत बात बोली है, चाहे अमर्त्य सेन रहे और नोबल ल्यूरिएट, उन्होंने भी काफी बात बोली है। मैं सिंपल सी बात जो अमर्त्य सेन से इंस्पायर होकर बोलूंगा, सिर्फ दो चीजों पर हमें ध्यान देना है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और शिक्षा पे आप ध्यान दे लो, बाकी भारत अपने आप को संभाल लेगा। शिक्षा पे कैसे, जैसे आई थिंक अभी मोदी सरकार योजना भी लाई, अच्छी योजना है, मुझे पसंद आई। मुझे नाम ध्यान है, शायद विद्याजीवी करके कुछ नाम रखा है उसका, जिसमें जो बच्चे हैं जो काबिल हैं, पढ़ नहीं पाते, उनको सरकार लोन देगी। बहुत प्यारी है, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेट आए, देर आए पर दुरुस्त है। इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, जैसा अमर्त्य सेन ने भी कहा है, प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन हेल्थ का नुकसानदायक है। अमर्त्य सेन ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक भारत में अमीरों के लिए अलग अस्पताल, अलग स्कूल है, भारत डेवलप नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए बात समझिए, आप अमीर हैं, आप ताकतवर हैं, यस सर, अगर आपको सरकारी अस्पताल जाना पड़े, इमेजिन करते हैं कि भारत में प्राइवेट अस्पताल है ही नहीं, सारे सरकारी हैं, जैसे अभी देखते हैं हम, तो क्या होगा, इमेजिन करो उस अस्पताल में अडानी का बच्चा भी जाएगा, आपका बच्चा भी जाएगा। तो अडानी का बच्चा पता क्या करेगा, अडानी का बच्चा कनेक्टेड है, जिस वो सरकारी अस्पताल गया और डॉक्टर नहीं दिखा, वो तुरंत कॉल लगा देगा पापा को, पापा देखो यहाँ पे डॉक्टर नहीं आया। उसके पापा तुरंत कॉल लगा देंगे हेल्थ मिनिस्टर को, देखो यहाँ डॉक्टर नहीं आया। यस सर, उसके हेल्थ मिनिस्टर तुरंत कॉल लगा देगा वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, क्यों नहीं आया डॉक्टर, तुरंत डॉक्टर बाहर, डर बना रहेगा। पॉइंट जो अमर्त्य सेन ने कहा कि अगर अमीर और गरीब एक ही अस्पताल में जाएंगे, एक ही स्कूल में जाएंगे, तो अमीर इतना ताकतवर है, वो ये ध्यान रखेगा कि गरीब को सारी सुविधाएं मिल जाए। अभी क्या होता है, जो सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में जाता है गरीब, और वहां के टीचर को ये बात पता है, और वहां के डॉक्टर को भी ये बात पता है कि ये गरीब ही आने वाले हैं मेरे पास, और इनको, इनके पास खाने का तो टाइम नहीं होता है, क्या मेरे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, तो टेंशन नहीं पालता, वो टेंशन नहीं पालता। तो ये अगर वाकई में भारत को डेवलप करना है, जैसे अमर्त्य सेन ने कहा है, एक ही अस्पताल होना चाहिए, इसमें अमीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा। अमीर ये ध्यान रखेगा कि गरीब को सुविधाएं मिल जाए, ऐसा नहीं कि अमीर गरीब के लिए फेवर कर रहा है, वो अपने लिए सुविधाएं चाहता है, और उस प्रोसेस में वो गरीब को सुविधाएं दे देगा। दूसरा, उसी स्कूल में एक अमीर का बच्चा भी जाए, गरीब का बच्चा भी जाए, तो अमीर का बच्चा ये ध्यान रखेगा कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, कि हमारे देश में दो भारत पाए जाते हैं, एक अमीरों का भारत है जहां पे 5 स्टार हॉस्पिटल है, 5 स्टार बता रहा हूं, आप वहां चले जाओ, होटल से कम नहीं है वो, और दूसरी तरफ आपके पास 5 स्टार स्कूल है। तो जो अमीर का बच्चा 5 स्टार हॉस्पिटल में पढ़ेगा, 5 स्टार स्कूल में पढ़ेगा, वो ऑब्वियसली बात है आगे जाएगा। यस सर, गरीब का बच्चा जो घटिया से सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, चलो कुछ राज्यों में अच्छे सरकारी स्कूल में, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा काम किया सरकारी स्कूल बोल के, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यूपी बिहार चले जाओ जहां पर भारत का ज्यादा, जैसे इसे बीमारू स्टेट एक टर्म कॉइन की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, राजकृष्णा की टर्म है शायद, किसी की टर्म है, बीमारू, ये इतने बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इन पे फोकस करो। तो मेरा तो पॉइंट यही रहेगा कि सारी राजनीति को छोड़ के सिर्फ दो चीजें हमें चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। बाकी ये भारत के लोग इतने काबिल हैं, आपको दिखा देंगे कि डेवलपमेंट वाकई में किसे बोलते हैं, बस बाकी तो यही है। okay, thank you so much sir, and then thank you for watching. Please keep like, subscribe our YouTube channel Guru's Ashram, and thank you so for watching.